मेरा जो रियल नेम है, आई एम बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। मेरा जो रियल नाम है वो सबिहा शेख है। अच्छा। तो हमारी फैमिली में वैसे भी अलाउड नहीं था कि फिल्म लाइन में जाएं। तो आयर बोले कि सुनो, वो ना एक गाना है फिल्म में जिसमें भोलेनाथ के चरणों पर ना तुम्हें सर पटकना है। तो शायद वो एक शॉट को दिक्कत हो सकती है क्योंकि पंडित जी शायद ऐतराज़ जताएं, तो अपना नाम यहाँ बताना मत। प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया और बोला कि ये देखो, मनोज तिवारी के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन हीरोइन के बारे में हमको पता नहीं है। तो हीरोइन के बारे में हमें सब बताओ कि इसके पापा का नाम क्या है, मम्मी का। तो वो डर गए कि जैसे मनोज तिवारी जी के बारे में आपने मुझे पूछा कि कैसा रिलेशनशिप है। इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी ना उन्होंने मुझे कई फिल्मों से हटाया। तो मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने फिल्म साइन की है, चेक लेकर आई हूँ घर पे, और फिर डायरेक्टर ने रोते हुए कॉल किया है कि मैम वो चेक लौटा दीजिए ना। वो क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ मैं इतना खुलकर बात कर रही हूँ। ऐसा ना हो कि हम आपको पॉडकास्ट भेज रहे हैं, पोस्ट करने से पहले आप कह रहे हैं इसे काट दीजिए। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड हमारे लिए भी और आपके लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज पहली बार रियल टॉक पर आ रहे हैं एक भोजपुरी स्टार, एक भोजपुरी एक्टर जिन्होंने 450 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं। और लकीली हमारे भी भोजपुरी के पहले गेस्ट हैं और इनका भी ये पहला ऑफिशियल पॉडकास्ट है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद है रानी चैटर्जी जी उर्फ सबिहा जी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? ऑल गुड। बहुत कैसा लग रहा है? 400 मूवीज कर चुके हो आप, कैसी फीलिंग है कि सेटिस्फाइड हो इतना काम करके? बहुत खुशी होती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं इतनी फिल्में कर लूँगी। मैं सिर्फ लगातार काम करती गई, और कभी एक आई थिंक 3-4 साल पहले ऐसी मूड हुआ कि चलो गिनते हैं कितनी फिल्में की हैं। तो जब मैं गिनने बैठी तो कुछ तो मैं भूल भी गई थी। फिर मेरी मम्मी ने याद दिलाया, ये भी तो पिक्चर है, वो भी तो पिक्चर है। हाँ। करते करते वो 400 क्रॉस, 470 क्रॉस। 470 मतलब कम बता दी हमने। मतलब अगर 470 पिक्चरों की एक फीस भी लगाई जाए तो आज तो आपका बैंक बैलेंस में इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। बस इनकम टैक्स की रेट ना पड़े। इसकी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। पहले आपके नाम की बात करते हैं। ये नाम के साथ क्या है झोल थोड़ा, कि रानी चैटर्जी आपका स्टेज नेम है या आर्टिस्ट नेम है? एक्चुअली हुआ ये कि मैं बहुत कम एज में ही अपनी फिल्मों में आ गई थी। ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था कि मैं कभी हीरोइन बनूंगी, या मेरी फैमिली को भी ये नहीं पता था कि हमारी फैमिली से कोई फिल्म लाइन में जाएगा। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। सो डांस वांस करती थी स्कूल टाइम पे, और मैं 10th स्टैंडर्ड में थी जब मुझे पहली फिल्म ऑफर हुई। ओके। आई एम जस्ट 14 ईयर ओल्ड। फिल्म ऑफर हुई मतलब एज अ लीड? अच्छा, हुआ ये कि मैं उनका नाम हमेशा मेंशन करती हूँ। एक बहुत ही कॉमेडियन पॉपुलर एक्टर हैं के गोस्वामी जी। आप लोगों ने उनको, शायद आप लोग भी काफ़ी छोटे रहे होंगे, देखते होंगे कोई है विकराल गबराल। तो जो उसमें गबराल थे तो वो हमारे फैमिली फ्रेंड। ये शोज तो सबने देखे, 90s के बच्चों ने तो देखे ही देखे सारे एपिसोड देखे। तो मैं भी उस वक्त 90s किड थी और मैं उनके सेट पे जाया करती थी। और मैंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट एक एपिसोड किया था एक टीवी शो में, 24 पाली हिल। उसमें बच्चे का कैरेक्टर था, एक ही एपिसोड था। तो वहाँ मुझे के जी मिले थे। सो जब मैं उनसे मिली, मैं उनसे फ़ोन किया करती, अंकल कहाँ शूट कर रहे हैं, मुझे शूट पे आना है। तो पता नहीं उनके मन में क्या आया, एक फ़िल्म बन रही थी ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो सजेस्ट कर दी वहाँ, और कहा कि बहुत छोटी सी लड़की है, स्कूल पढ़ती है, इसको कोई छोटा मोटा रोल होगा दे दीजिएगा, बहुत प्यारी है। और मेरी मॉम ने मुझे कहा, मैं स्कूल से आई और मैं लंच कर रही थी, मेरी मॉम ने कहा कि अब के जी ने बोला है कहीं जाना है तो चलो। मम्मी ने अपनी सलवार कमीज़ पहनाई मुझे। तो मैं उनकी ढीली ढाली से सलवार कमीज़ पहन के डायरेक्टर के सामने पहुंची। और मैं स्कूल टाइम से भी बहुत कॉन्फिडेंट लड़की रही हूँ, वो कह सकते हैं बदमाश लड़की रही है। अच्छा। स्कूल में। सो कॉन्फिडेंस तो था ही बात करने का। तो डायरेक्टर ने मुझे देखा और मुझसे सिर्फ 2 सवाल किए और कहा कि तुम डायलॉग बोल लोगी? और मैं ऐसे हाँ बोल लूँगी। ओके। और पूछा कि डांस कर लोगी? हाँ कर लूँगी। ओके। फिर उन्होंने मम्मी से कुछ बात की और कहा कि हम इन्हें बुलाएंगे तो आप लेकर आइएगा। तो मेरी मॉम को कॉल आया एक दिन और पूछा कि जैसे मेरा जो रियल नेम है, आई एम बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, मेरा जो रियल नाम है वो सबिहा शेख है।
अच्छा। तो हमारी फैमिली में वैसे भी अलाउड नहीं था कि फिल्म लाइन में जाएं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कि लड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो शादी करके दे देंगे, ऐसी वाली फैमिली। सो मेरी मॉम को पूछा कि सभी आप जीन्स शर्ट पहनती है? तो मम्मी ने कहा अभी तक तो नहीं पहना है। तो कहा एक ले लीजिएगा और वही पहना के लेके आइएगा। तो उन्होंने एक स्टूडियो में बुलाया जहाँ कोरियोग्राफर थे। तब तक हमें नहीं पता है क्यों बुलाया है, यही था कि कोई सहेली का रोल मिलने वाला है, कोई सहेली का रोल है, उसके लिए के जी ने बोला है। और के जी बोलते हैं हमेशा मुझे कि तुम ना बहुत बड़ी हीरोइन बनोगी, और मैं हंसती हैं अंकल कुछ भी बोलते हैं, वहाँ पता नहीं वो अक्सर मुझे कहते तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनोगी। सो उस स्टूडियो में के जी भी आए और डायरेक्टर थे, कोरियोग्राफर थे। मुझे कोरियोग्राफर ने मेरी पहली फिल्म में एक बहुत हिट गाना है, आप लोग को भोजपुरी आती है? हाँ, मतलब सुनी है, मतलब वैसे आती नहीं है कि समझ में आ fluently जाती है, वो समझ क्या में आ बोलते जाती हैं। है। तो उसमें मेरी पहली फिल्म में गाना था जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले। सो उन्होंने मुझे एक मोमेंट दिया और भोजपुरी की वजह से सॉन्ग्स के टाइटल, मूवीज के टाइटल ना बहुत ही क्वर्की और बहुत ही फनी भी होते हैं, ये देखा है हमने, notice किया है। एक्चुअली जिनको समझ में आता है ना उनके लिए फ़नी नहीं होता है, अब जिनको समझ नहीं आता ना उनके लिए पर फनी ये हो तो जाता फनी है ना, घाघरे में घोटाला। ये कोई फिल्म है? हाँ, ये ये फिल्म है डेफिनेटली एल्बम होगी। घाघरे में घोटाला कोई फिल्म नहीं है, घूंघट में घोटाला है। हाँ सॉरी, मेरी गलती है, तो घूंघट में तो घोटाला। इसमें घूंघट में घोटाला का मतलब है कि जैसे उस फिल्म का कॉन्सेप्ट ही है कि दुल्हनें बदल जाती हैं। हाँ। तो इस वजह से उसका मीनिंग है घूंघट में घोटाला। सो क्या हुआ, फिर कोरियोग्राफर ने मुझे कुछ मोमेंट्स दिए और मैं बहुत डर गई क्योंकि वो मेरा हाथ पकड़ रहे थे, मुझे मेरे कमर में हाथ डाल रहे थे, तो मेरे लिए वो पहली बार था। फिर डायरेक्टर को फील हुआ कि डर रही है लड़की, वो मुझे आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि सुनो बेटा, आपको जो ये बता रहे हैं ना आप वही करो, आप इस फिल्म की हीरोइन हो। तब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं इस फिल्म की हीरोइन हूँ। और मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली लड़की, मैंने डायरेक्ट पूछा हीरो कौन है मेरा। अच्छा। एंड दैट टाइम मनोज तिवारी बहुत बड़े सिंगर थे यूपी बिहार के, वो उसमें हीरो थे, उनका भी डेब्यू था उस फिल्म से अच्छा। एज एन एक्टर। ऑल राइट। या सो ऐसे ही फिर तैयारी हुई, उन्होंने मुझे भोजपुरी सिखाई, मुझे भोजपुरी नहीं आती थी, भोजपुरी का ग्रामर सिखाया, रिहर्सल्स करवाई और हम शूट पे गए। अब नाम जो मेरा चेंज हुआ, अब तक ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेरा नाम चेंज होने वाला है। और मेरी मॉम और मेरी फैमिली को था कि भोजपुरी कौन देखता है, भोजपुरी फिल्में कहाँ आती है, क्या है ये सब। तो मेरी मॉम ने बड़ा कॉन्फिडेंस में लिया फैमिली को कि नहीं नहीं ये जैसे जा रही है वैसे ही आएगी, मैं इसके साथ जाऊंगी। फाइनली हम सेट पे पहुँचे। पहला दिन गोरखनाथ मंदिर, भोलेनाथ जी के मंदिर में मेरा मुहूर्त होना था। वहीं पे 3 दिन शूटिंग होनी थी फिल्म की, क्योंकि मंदिर का गाना था। तो मुझे रेडी वेडी करके बिठाया था मंदिर के किसी कमरे में, मम्मी और मैं बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि कब बुलाएंगे। अभी तक मैं हीरो से भी नहीं मिले हूँ। अचानक से डायरेक्टर आते हैं और वो एकदम पसीने से एकदम ऐसे एकदम घबराए हुए लथपथ होके, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी सेट पे, आए और बोले कि सुनो यहाँ बहुत सारी मीडिया आ गई है। तभी ना प्रिंट मीडिया हुआ करती थी। तभी प्रिंट मीडिया होती थी, तो वो बहुत सारी मीडिया वाले आए थे, क्योंकि एक ज़माने बाद भोजपुरी फिल्म की शूटिंग होने जा रही थी और उसमें बहुत ही पॉपुलर फेस मनोज तिवारी जी थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी सेट पे मंदिर में। तो आए और बोले कि सुनो वो ना एक गाना है फिल्म में जिसमें भोलेनाथ के चरणों पर ना तुम्हें सर पटकना है, तो शायद वो एक शॉट को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पंडित जी शायद ऐतराज़ जताएं, तो अपना नाम यहाँ बताना मत। तो मम्मी ने बोला तो ये क्या बोलेगी। तो फिल्म का कैरेक्टर था रानी। अच्छा। जो कैरेक्टर नेम था वो था रानी। तो उन्होंने कहा अब रानी बोल देना। अभी हमको तो ये नॉलेज नहीं थी चीज़ें, और एक बैक माइंड में चल रहा है ये फिल्म कौन देखने वाला है क्या पता। तो बेफिक्र थे। मीडिया ने पूछा, पहली बार जब मैं तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में इतने सारे लोग एक साथ देखे थे, तो मुझसे से पूछा गया किधर से हो, मुंबई से हो, नाम क्या है, रानी, पहली फिल्म, हाँ पहली फिल्म, ये सब आंसर दे दिए। अब हुआ तीसरे दिन जब मेरी मंदिर का ही गाना शूट हो रहा है, प्रोड्यूसर को किसी ने पकड़ लिया और बोला कि देखो मनोज तिवारी के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन हीरोइन के बारे में हमको पता नहीं है, तो हीरोइन के बारे में हमें सब बताओ कि इसके पापा का नाम क्या है, मम्मी का। तो वो डर गए। अच्छा, कि अब सबके नाम बताने पड़ेंगे, खानदान का नाम चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने बातों बातों में कहा कि देखो बॉलीवुड में रानी मुखर्जी है ना, हम भोजपुरी में रानी चटर्जी ला रहे हैं।
अच्छा, तो ये मुझे भी नहीं पता है। वो आए, मेरी मम्मी को बोला कि इसका नामकरण कर दिया आज मंदिर में, रानी चैटर्जी। तो मम्मी ने भी अच्छा ऐसे ही किया, इग्नोर, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि फ़िल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है। फिर शूटिंग हो गई, मैं आ गई बॉम्बे में वापस स्कूलिंग, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे उस साल, तो मैंने वापस स्कूल जाना शुरू किया। अब फिल्म रिलीज़ हुई। शूटिंग मैंने की थी 2003 के नवंबर में और फिल्म रिलीज़ हुई 2004 के मई में। तो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मुझे नहीं पता था कि फ़िल्म रिलीज़ हो गई है। और हाँ, एक उसके बीच एक चीज़ हुई थी कि मनोज तिवारी जी बहुत एल्बम्स बनाते थे। उनके ना एल्बम्स आते रहते थे, होली के सीज़न एल्बम्स करते रहते जो थे। रिंकिया के पापा वगैरह, या हाँ, गुड्डी वाला जो तो एक एल्बम था उनका, शहर की तितली समथिंग, या कोई होली का एल्बम था। तो उन्होंने मम्मी को पूछा कि ये गाना कर देगी। तो अब हमें तो ये नहीं पता, हमें इतना भी आइडिया नहीं था कि फ़िल्म से डेब्यू होना और एल्बम में दिखने में क्या फ़र्क है। मैंने जाके गाना कर लिया और डायरेक्टर को पता चला। डायरेक्टर ने मुझे घर बुलाया, मम्मी को बुलाया, और तभी वो वीसीआर का ज़माना था। तो उन्होंने वीसीआर पे मेरा मंदिर का गाना लगाया, मंदिर का सॉन्ग। जब मैंने खुद को देखा कि अरे वाह, हम बड़े खुश हो रही है मम्मी और मैं, कह रही थी मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। और उन्होंने बन किया एक थोड़ा सा दिखा के और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बनने जा रही हो और तुमने ये एल्बम किया कैसे। अच्छा, इतनी डांट लगाई थी उन्होंने मुझे। तब उन्होंने मुझे समझाया कि तुम फिल्म से एज अ हीरोइन डेब्यू कर रही हो। लोग दुनिया जहान कुछ भी बोले कि ये भोजपुरी फिल्म है, कौन देखता है क्या, लेकिन तुमने ये कैसे किया। मैंने कहा मनोज जी ने बोला। तो ये एक बहुत डांट धप्पड़ पड़ चुकी थी। फिर उसके बाद मैं वापस स्कूलिंग शुरू कर दी मैंने। और जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म हिट हुई तो मुझे नहीं आइडिया था कि मेरी फिल्म चल गई है। और हमने घर पे भी नहीं बताया था कि कोई रानी नाम से वहाँ छपी हूँ मैं पेपरों में वगैरह वगैरह, कुछ भी आइडिया नहीं हमारी फैमिली को। फिर लोग ना मुझे मुंबई में भी पहचानने लग गए। अच्छा, इतनी बढ़िया हिट हो गई कि वो इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग मुझे मुंबई में पहचानने लग गए। घूर घूर के देखते, जब मैं ट्रेन से ट्रैवल करती और मैं डरती, मम्मी बोलती मुझे लोग घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। मम्मी बोलती पता नहीं तुम खूबसूरत इसलिए शायद तुम घूम जाओ घूम जाओ। तो ये होता था ट्रेन में। फिर एक दिन क्या हुआ, कुछ फैंस थी लोकल ट्रेन में, 2-3 लड़कियां थीं, तो वो मेरे पीछे आके खड़ी हुई एंड दे स्टार्ट टॉक कि अरे फिल्म आई है ना ससुरा बड़ा पैसा वाला, उसकी जो हीरोइन है वो कितनी अच्छी है। तब मुझे क्लिक हुआ कि ओ फिल्म चल गई है मेरी। और वो फिल्म चली। वो फिल्म ने बहुत, शायद उसने बहुत बिजनेस करा उस time पे। ज़माने में होता था कि जो 25 हफ्ते चली वो सिल्वर जुबली, जो 50 हफ्ते चली वो गोल्डन जुबली, और जो 65 वीक चली दिस इज़ द डायमंड जुबली। तो दिस इज़ अ डायमंड जुबली फिल्म। बट कभी आपकी फैमिली को ये कंसर्न नहीं हुआ कि एज गैप कितना है, मतलब मनोज जी और आप में, और आप अभी माइनर हो, अभी तो 14 साल के बच्चे हो। ये भी एक बहुत मज़ेदार बात है कि मैं बहुत हेल्दी थी पहले से ही। बचपन में मैं 15-14 साल की लगती ही नहीं थी, मैं लगती थी 18-19 साल की, क्योंकि मैं काफ़ी हेल्दी थी और हाइटेड थी। सो डायरेक्टर ने अपने 2 असिस्टेंट लगा रखे थे सेट पे कि इसको सुबह उठने के बाद भी दूध पिलाना है, इसको रात को भी दूध पिलाना है, इसका एक इंच कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कि ये कहीं से भी छोटी दिखे। और उन्होंने मेरे 4-5 लुक टेस्ट लिए थे फिल्म से पहले, कैमरामैन वो सब लोग कि इस एंगल से ये बच्ची लगेगी, इस हेयर स्टाइल से ये बच्ची लगेगी, या इस कॉस्ट्यूम से ये बच्ची लगेगी। तो उन लोगों ने सारी चीज़ें अवॉइड की थी। हाँ। और ऐसे कपड़े पहनाए, ऐसे हेयर स्टाइलिंग किया जिससे मैं फिर भी 18-19 साल तक की दिखूं। बट आइडियल भोजपुरी फिगर अगर कहा जाए लड़कियों का, वो ऐसा नहीं होता जैसे बॉलीवुड में होता है कि 0 फिगर, और वो जो हमने देखा है मोस्टली थोड़ा चबी होता है। नहीं, क्या होता है, चबी इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि मोटी हीरोइनें ही चाहिए भोजपुरी में, ऐसा नहीं है। हाँ। वो ऐसा होता है कि अच्छी खासी फिट हीरोइन आती है लेकिन बाद में वो मोटी हो जाती है। अच्छा, जब पिक्चर चल जाती है, पैसा कम जाता है तो फिर नहीं, ये रीज़न नहीं है। जैसे मैं तो चलो एक हेल्दी थी, उसके बाद मैं नॉर्मल वेट में रही। फिर मेरा भी एक टाइम आया कि मैं बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, लेकिन उसमें भी मैं अपने आप को वक्त नहीं दे पाती थी। रीज़न यही है कि जब हीरोइंस आती हैं, नई नई आती हैं, तो वो बड़ी फिट रहती हैं, बड़ी फ्रेश रहती हैं। लेकिन जब कंटिन्यू अगर फिल्म चल गई, आपके पास बहुत काम है, तो वो वेट पुट ऑन होना लाजमी है हमारी इंडस्ट्री में। मुझे ऐसा लगता है एज अ हीरोइन कि हमें कम से कम 25 दिन में फ़िल्म ख़त्म करनी होती है। अच्छा, 25 डेज़ में।
और अगर आपके पास लगातार फिल्में हैं तो आप ट्रैवल कर रहे हो, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। और हमारी शूटिंग्स जो होती हैं ना मोस्टली गांव में होती है, क्योंकि हमारे जो फिल्मी बैकग्राउंड्स होते हैं, फिल्म के बैकग्राउंड्स जो होते हैं वो विलेज होते हैं, मोस्टली विलेज। तो ऐसी सी जगह मैं शूट करती हूँ जहाँ पे जिस होटल में मैं रुकी हूँ उसके चारों तरफ सिर्फ खेत नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा। तो अब बताओ, ऐसी जगह पे रात के 12 बजे एक्ट्रेस आ रही है सोने के लिए, सुबह 6 बजे उठ के फिर जा रही है, और वहाँ पर मैं तो बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं कर पाती हूँ कि जो मुझे डाइट में जो खाना खाना है वो मुझे वहाँ अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो जो मिल रहा है वो खाते हैं बेचारी एक्ट्रेस। तो कभी आपको वो हुआ है, सेफ्टी कंसर्न हुआ है कभी ऐसी जगह पे शूटिंग पे, या मतलब पहले ही या पहली मूवी के एक्सपीरियंस पे? फैंस भी बहुत क्रेजी हो जाते हैं जब सेट पे नहीं, जब किसी सिटी में शूट होता है ना तब बहुत टेंशन होता है। मैं एक बार शूट कर रही थी समस्तीपुर, मैं और रवि किशन। तो समस्तीपुर बिहार का एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस है, और वहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग भोजपुरी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं और रवि किशन पहुँचे शूट करने के, तो वहाँ का जो बेस्ट होटल था वो मार्केट में था। तो हमने कहा कि हमें बेस्ट होटल ही चाहिए क्योंकि इतने दिन स्टे करना है। तो ऐसा होता था कि हम सिर्फ 5 दिन रुक पाए वहाँ। जैसे ही हमने चेक इन किया होटल में, बाहर इतनी रश, रात के 1-1, 2-2 बजे तक रश, सिर्फ नाम चिल्लाते रहते मेरा और रवि किशन का कि एक बार आ जाइए, एक बार। तो खैर सिक्योरिटी अच्छी थी हम लोगों की, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी जब हमने शूटिंग शुरू की तो मैं और रवि किशन होटल से निकल ही नहीं पाते थे, शूट पे ही नहीं पहुंच पा रहे, निकल ही नहीं पाते थे क्योंकि इतनी रश। कितना क्राउड वहाँ पे होता था उस टाइम लगभग आपके होटल के बाहर? मुझे लगता है कि वो 50,000 60,000 से ज़्यादा का क्राउड होता होगा। तो 2 दिन तो पुलिस प्रशासन को आना पड़ा है सिर्फ हमारी गाड़ी निकलवाने के लिए। अरे वो हुआ। उसके बाद जब सेट पे पहुँचे तो जैसे गार्डन का सीन है, रोमांटिक सीन है, तो हम गार्डन तक पहुँच ही नहीं पाए। बाप रे। तो ऐसे कैसे फिर शूटिंग होती कैसे थी? हुई नहीं शूट 5 दिन में। फिर हमने लोकेशन डिसीजन चेंज लिया नहीं कि पैकअप किया फिल्म का, फिर हमने मुंबई में उसको शिफ्ट किया उस फिल्म को। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। फैंस तो हैं ही, और उन लोगों के साथ हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं कि हट जाओ या। एग्जैक्टली। ये हमें आइडिया कम था कि भोजपुरी आर्टिस्ट मतलब कि इतना लोग प्यार करेंगे कि 60,000 लोग, 50,000 60,000 लोग तो मैंने साथ आ बहुत कम बोला है, लाख और में भी लोग होते हैं। होते हैं। यस। अच्छा रानी, आपने मनोज तिवारी जी के साथ आपने बताया डेब्यू किया था, तो अब आपने इतना काम कर लिया, 400-500 पिक्चर कर लिए, अभी आपका बॉन्ड कैसा है उनके साथ? अच्छा ही है बॉन्ड, क्योंकि अभी तो वो पॉलिटिक्स में भी चले गए हैं। तो कभी कभी हम लोगों की मुलाकात होती है किसी फंक्शंस में या त्योहारों पे, वो विशिंग करना, वो सारी चीज़ें, जन्मदिन पे। तो इस तरह का एक नॉर्मल उनके साथ रिलेशनशिप है। एक चीज़ बताओ मेरे को कि जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे डाइट वाली, डाइट और वर्कआउट, और तो क्या भोजपुरी सिनेमा में एक्ट्रेसेस का इतना से नहीं होता कि मैं बोल पाऊँ कि डायरेक्टर से मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स हैं, या मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक टाइम चाहिए अपने लिए, या मेरे को एक हेल्पर चाहिए जो मेरी डाइट प्रिपेयर करेगा, या टैंट्रम्स थ्रो नहीं कर सकते? बोल सकते हैं, लेकिन क्या होता है अगर सपोज टू मैं कोई ऐसे गांव में हूँ जहाँ से शहर ही 1 घंटे की दूरी पे है, और रिक्वायरमेंट देने के बाद वो शाम तक आए, तो एक्ट्रेस क्या करेगी बेचारी? क्या होता है ना कि जैसे हिंदी, हमेशा लोग कंपेयर करते हैं हिंदी सिनेमा से या साउथ के सिनेमा से भोजपुरी को। भोजपुरी का बजट बहुत कम होता है फिल्मों का। कितना बजट होता है? मैं नहीं बता सकती। बता दो ना क्या हो गया। लगभग पिक्चर का लगभग 80 लाख टू 1 करोड़। ओके। 1 करोड़ इतना ही बजट होता है। उससे कम की भी फिल्में होती हैं। आजकल तो बॉलीवुड मतलब वेब सीरीज भी कह लो, बॉलीवुड भी कह लो, ऐसे बजट की बन रही है जो गांव में शूट हो रही है, मतलब इतने बजट में तो बन रही है। वो टेक्निकली वो टाइम लेके बनाते हैं, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है। पर इतनी ऐसी वो क्या भगदड़ है कि भाई 25 दिन में मूवी खत्म, फिर नेक्स्ट मूवी, ऐसे मतलब हड़बड़ी क्यों है? क्योंकि बजट, और यहाँ पर किसी को भी ना, जैसे अभी अभी मैंने 3-4 साल से मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मैं अब खुद को भी समय देती हूँ और फिल्में भी करती हूँ। लेकिन जब लोग एकदम भागम दौड़ी में होते हैं, उनको कोई फिल्में भी नहीं छोड़नी है, इधर भी करना है उधर भी करना है, तो वो तो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और प्रोड्यूसर के पास और डायरेक्टर के पास एक ड्यूरेशन होता है 25 दिन का। अब 25 दिन से ज़्यादा भी लग जाते हैं, कभी कभी 40 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन 40 दिन कहाँ लगता है? अगर काम आप
प्रॉपरली करो। आपकी 7 बजे की शिफ्ट है, आपने 8 बजे रोल कर दिया, आपने रात के 8 बजे तक 9 बजे तक शूट किया, तो 25 दिन में फिल्म कंप्लीट होती है एक नॉर्मल लोकेशन पे, नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ। गांव के लोकेशन में बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट्स ही होते हैं, वो वैसे सब्जेक्ट नहीं होते हैं कि वहाँ से बम फटा तो वहाँ से कुछ आया जिसके लिए टाइम लग रहा है, एक्शन की सीक्वेंसेस में टाइम लगते हैं। लेकिन क्या होता है 40 दिन कहाँ लग जाते हैं जहाँ पे हीरो 4 बजे आ रहा है। ऐसा होता है कि भोजपुरी हीरो ही है, मतलब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है ऐसा कि भोजपुरी सिनेमा बहुत मेल डोमिनेंट वो है कि मतलब बिल्कुल ऐसा है। होता है कि किसी एक्ट्रेस ने अगर ज़्यादा टैंट्रम्स करे तो फिर कोई उसे कास्ट नहीं करेगा, ऐसा होता है? नहीं, पहली बात तो मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं और जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते उनको भी बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस, ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं जो टैंट्रम करती है, ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है। वो बहुत ही प्रोफेशनल हैं, बहुत शिद्दत से काम करती हैं, लेकिन जो हीरो हैं वो सारे नालायक हैं सारे। अच्छा, हाँ, सबसे बदमाश। नालायक कौन है? जो आपको लगते हो पर्सनली? मुझे तो देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मेरा जो करियर जर्नी रहा, कि जैसे मनोज तिवारी जी के बारे में आपने मुझे पूछा कि कैसा रिलेशनशिप है, इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी ना उन्होंने मुझे कई फिल्मों से हटाया। अच्छा, एक्टर के पास इतना वो होता है कि वो डायरेक्टर से या प्रोड्यूसर से बोल सके? क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग एक बहुत ही गांव से ही आए हुए प्रोड्यूसर्स हैं। उनके लिए सब कुछ करता था हीरो है, तो अब हीरो ने अगर सपोज तो 4 दिन शूट करके वो 5 दिन नहीं आया तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब हीरो नाराज़ हो जाए कि ये हीरोइन क्यों ली तुमने, मैं नहीं आ रहा और शूटिंग ये पे। तब है जब आप वो दे चुके हो, ऑडिशन वगैरह सेलेक्ट हो चुके हो, तब ऐसा हटाया? वैसे ही? यस। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने फिल्म साइन की है, चेक लेकर आई हूँ घर पे, और फिर डायरेक्टर ने रोते हुए कॉल किया है कि मैम वो चेक लौटा दीजिए ना, वो रानी ऐसी सी बात है। तो वो चेक क्लियर भी हो गया मेरे अकाउंट में, फिर मैंने अपना चेक साइन करके दिया कि और ऐसा हुआ क्यों है कि हीरो नहीं चाहते थे। रीजन क्या देते थे, मतलब बस ऐसे ही? नहीं, वो हीरोइन ही नहीं लगती थी मैं उन लोगों को। आपने कभी 1 to 1 पूछा है कि? हुआ था एक बार, जैसे मनोज जी, मुझे ऐसा लगता था कि मनोज जी काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, बट ऐसी कई फिल्में हुई जिसमें मैं गई, मीटिंग की, फाइनल हो गया, बजट फाइनल हो गया, डेट्स फाइनल, और मैं फिल्म से हटा दी गई। तो मुझे कई लोग बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ हिम, तो मैं सोचती नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है। वो इतने स्वीटली मुझे मिलते हैं, कभी बॉम्बे आते हैं तो घर पर भी आते हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है। बट एक बार क्या हुआ कि एक फ़िल्म बन रही थी विधाता, फिल्म रिलीज़ हो चुकी है विधाता। उसमें ऐसा होना था कि 3 जोड़ियाँ बहुत हिट थी, मैं, मनोज तिवारी, रवि किशन नगमा एंड दिनेश लाल निरहुआ एंड पाखी हेगड़े। तो वो फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ने हम तीनों को साइन किया, क्योंकि हम तीनों की जोड़ी पहली बार दिखनी थी उस फिल्म में। मैं बहुत एक्साइटेड थी, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। मैंने साइन कर लिया। मुहूर्त पहले ना मुहूर्त बड़े बड़े लेवल पर हुआ करते थे फिल्मों के, तो मैं मुहूर्त में भी गई, मीडिया से मिली, सारी चीज़ें हुई, और सडनली मुझे पता चलता है कि मुझे फिल्म से हटाने की बात चल रही है, सिर्फ मुझे। यहाँ अच्छा। तो मैंने जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे, उन्होंने मम्मी को कहा कि अरे हम लोग बहुत लड़ रहे हैं कि रानी ही चाहिए हम, क्योंकि हमको तो जोड़ी चाहिए, और उनका कहना है कि उनको हिंदी की कोई एक्ट्रेस हैं वो चाहिए। तो मेरे लिए घबराहट ये हो रही थी उस फिल्म के लिए कि अगर इतनी बड़ी फिल्म से मैं मुहूर्त में जाने के बाद मुझे हटा दिया जाएगा तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर। बाकी हीरोइंस तो वही हैं, सिर्फ रानी को हटा दिया गया तो कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अंदर ही अंदर बहुत घबराहट थी, जबकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी ऑलरेडी, लेकिन ये एक कि बड़ी फिल्म से हटा देना। बहुत प्रे किया कि ऐसा ना हो, लेकिन फाइनली उस फिल्म से मुझे हटा दिया गया। डायरेक्टर को बहुत बुरा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि रानी, इसमें ना ये हीरोइनों का रोल इतना खास नहीं है, रवि किशन की बहन का रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम वो कर लो। तो मैं सिर्फ इसलिए कि यार, जबकि मैंने तब तक कम से कम 25-30 फिल्में कर ली थी ऑलरेडी, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म से एटलीस्ट मैं जुड़ी रहूँगी और मेरा नाम इस तरह से नहीं ख़राब होगा कि इतनी बड़ी फिल्म से हटा दी गई है। मैंने उस रोल के लिए भी हाँ बोला। अच्छा। तो जब मैंने उस रोल के लिए हाँ बोला तो आ गई डेट्स प्रॉब्लम आ गई। एक फ़िल्म के लिए मैं निकलने वाली थी जिसमें डायरेक्टर बहुत नए थे और उसमें हीरो लेकिन निरहुआ थे।
तो मैंने कहा कि मैं वो फिल्म करूँगी क्योंकि उसमें मैं हीरोइन हूँ, इसमें तो मैं बहन हूँ ना रवि किशन की, मैं उसमें हीरोइन हूँ। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस फिल्म को फाइनली हटा ना करूँगी, और फिर मैं दूसरी फिल्म के लिए गई। और लकीली जो फिल्म मैंने की लागल रहे राजा जी, द सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म, और विधाता को तो पानी भी नहीं मांगा उसने। लेकिन तब मैंने मनोज जी को फाइनली एक पहली बार कॉल किया, और यहाँ तक भी हो गया था कि मुझे ना बातचीत भी सुना दी गई थी। अच्छा, क्योंकि मैं यकीन Call नहीं कर रही recording. थी, हाँ मैं यकीन ही नहीं कर रही थी कि नहीं मनोज जी मुझे क्यों हटाएंगे यार, इतने अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो जब मैंने सुन लिया ना, फिर मैंने कहा कि चलो अब फ्रंट टू फ्रंट फाइनली डायरेक्ट बात करते हैं। मैंने कॉल किया उनको और मैंने उनसे पूछा कि मनोज जी आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्यों पूछ रही हो। मैंने कहा नहीं मुझे पता चला कि आप विधाता से मुझे हटाना चाहते हैं। रानी वो तो प्रोड्यूसर का डिसीजन होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो मैंने कहा सुनिए मैं ये बहस करने फ़ोन नहीं किया है कि आप मुझे इस फिल्म में रखिए, मुझे इतना सिर्फ कहना था कि यहाँ पर इंडस्ट्री में एक हीरो की इतनी ही औकात है कि वो मुझे सिर्फ एक फिल्म से हटा सकता है और वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। दैट्स इट। ये फ़ोन के मैंने काट दिया था फ़ोन। उसके बाद फिर वो मिले मुझे, उसके बाद तो और मज़ेदार चीज़ हुई। समय गुजरा, मैं अपनी फिल्म करियर के पिक पे। पर एक सेकंड में सॉरी या। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। इस मोमेंट के बाद सिंस आप एक तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री के बिगेस्ट हीरो के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हुई, बट उसके बाद आपको काम मिलने में प्रॉब्लम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई मुझे, बिल्कुल। क्योंकि मैं तब तक मैंने एज एन एक्ट्रेस, क्या हुआ था ना, जब ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट हुई थी ना, उसके बाद सारा क्रेडिट मनोज तिवारी को ही दिया गया था क्योंकि मैं न्यू कमर थी। और तो उस वक्त ना मुझे हर कोई ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि एक न्यू कमर, ठीक है मुझे शायद कैसे जाना है, कहाँ कैसे रेडी होके जाना है शायद मुझे नहीं आता होगा उस वक्त, तो लोग बहुत जज करते थे। तो एक चीज़ मैं बहुत सुनती थी कि हीरोइन क्या है, हीरोइन का रोल ही क्या होता है, हीरोइन का करियर 5 साल के बाद ख़त्म, वो बॉलीवुड हो या साउथ हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, 5 साल बस हीरोइन। तो वो एक बात मेरे जहन में रही और मैंने सोचा चलो 5 साल ही अगर करना है तो ऐसी फिल्में चुनती हूँ जिससे लोग मुझे याद रखें। और मैंने ऐसी सी सब्जेक्ट्स चुने कि वो सब्जेक्ट्स ने मुझे खड़ा कर दिया, फिर मुझे हीरो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। हाँ, अच्छा वो मज़ेदार किस्से पे आते हैं जो आप बताने वाले थे टाइम। हाँ, तो हुआ ये कि मैं अपने करियर एकदम पिक पर हूँ। एक फ़िल्म बन रही थी अंधा कानून, तो प्रोड्यूसर्स आए सेट पे और मुझे कहा कि उसमें इंस्पेक्टर का रोल है, और तो उसमें 2 बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थे, भाई बहन। बहन मैं हूँ और मेरा भाई कौन होगा, क्योंकि वो हीरो है फिल्म का, और वो चोर है और मैं पुलिस हूँ। सो बोला मनोज तिवारी, तो मैंने कहा हाँ क्या मनोज जी। ये बहुत टाइम बाद मैंने नाम सुना उनका कि वो कोई फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 2006-2007 के बाद उन्होंने फिल्में की भी नहीं है ज़्यादा, और ये बात 2011-12 की है। तो मैंने कहा मनोज जी को सुना दिया है। बोले वो तो बहुत खुश हैं आपके साथ काम करने के लिए। मैंने कहा सीरियसली मेरे भाई बनने को तैयार हैं। मैंने कहा अब तो मैं फिल्म कर रही हूँ। और मैं फिल्म के सेट पे मिली और वेरी कॉन्फिडेंटली फिर हाय काम हेलो किया, अच्छा बॉन्ड बना उस टाइम, या फिर थोड़ा सा वो रहा था नोक झोंक थी सेट नहीं, पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, और तब तक तो मैं भी स्मार्ट हो गई थी। अच्छा और मैं उनके मुंह पर बोलती हूँ, वो बोलते हैं नहीं रानी नहीं रानी, मैं उनके मुंह पर बोलती हूँ कि ये किया है आपने। अच्छा, और वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं नहीं I was किया है, not कौन involved. मानेगा। अच्छा सिंस जैसे कपिल शर्मा पे हमने देखा मनोज जी और रवि किशन जी की राइवलरी रहती है, उनको एक एपिसोड पे भी जब लेकर आए तो दोनों एक दूसरे की बहुत खिंचाई कर रहे थे। तो ऐसे ही एक्टर्स के बीच में बहुत कंट्रोवर्सी रहती है भोजपुरी सिनेमा में, एक्ट्रेसेस में भी रहती है कुछ एक्ट्रेसेस में आपकी रही कोई राइवलरी कि भाई इधर से आप पीक पे, उधर से कोई और पीक पे? नहीं, हमारे हीरो ही इतना ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल्स हैं, अब बेचारी हीरोइनें क्या करेंगी, वो तो उनको शांत रहना ही पड़ेगा ना। अच्छा, आप देखो अगर आपने भोजपुरी की कंट्रोवर्सी देखी होगी तो एक आध कोई हीरोइन का आ गया होगा, बाकी तो हीरो ही लगे पड़े हैं, वो वाला जिम्मा उन्होंने ले रखा है एक्चुअली। बट ऐसा है कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं अब? नहीं, अभी एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है हमारी इंडस्ट्री में
पहले जैसे आपने कहा रवि किशन मनोज जी, था उन लोगों के बीच कंपटीशन था, क्योंकि रवि जी का था कि आई एम अ एक्टर, आई एम नॉट सिंगर, मैं एक्टर हूँ। और मनोज जी का था कि मैं उसके जैसा। तो रवि जी को होता था कि यार तू कैसे कंपेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं एक्टर हूँ, तुम हीरो बन गए हो, लेकिन कैसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये उन लोगों का हेल्दी कंपटीशन होता था, टांग भी खींचते थे लेकिन एक दूसरे के साथ भी खड़े होते थे। जहाँ भोजपुरी की बात हो, खड़े होना एक दूसरे के साथ, और नो डाउट उन दोनों ने भोजपुरी का नाम बहुत ऊपर ले गए दोनों की दोनों। लेकिन अभी क्या हो गया है ना कि अभी जितना नाम हम ऊपर ले गए थे हम सब मिलके, अभी के जो स्टार्स हैं वो पूरी तरह से नीचे गिराने पे तुले हुए हैं। इनकी कंट्रोवर्सी होती है, फलाना ढिमकाना ये बोल देना तो वो बोल दे, या फलनवा के गाना चल गए तो हमार का गाना 0 बा, हम 100 मिलियन के केक काट देने तो तू का, मतलब इस तरह की स्टूपिड टॉक पे लोग लड़ाई करते हैं। तो अभी टॉक्सिक हो रखा है बहुत टॉक्सिक है। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, जो एल्बम इंडस्ट्री है वो बहुत टॉक्सिक है। अच्छा, बट ऐसा भी होता है कि जो मोस्टली सिंगर्स होते हैं वो एक्टर्स हो जाते हैं, एक्टर्स ही अपने गाने गा रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब दिखाने के लिए कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, ये भी मनोज सर ने शुरू करा हुआ है या कैसे? नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारी इंडस्ट्री ने बहुत ही ज़ीरो से शुरू किया है, क्योंकि मैंने तो इंडस्ट्री को ज़ीरो से अभी तक देखा है। तो ऐसा होता था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे पास सिर्फ थिएटर्स थे। अभी जैसे और इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सैटेलाइट है या ओवरसीज़ मार्केट है, उनके पास बहुत सारे स्कोप हैं पैसे कमाने के, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स के पास सिर्फ एक थिएटर है। अब थिएटर में ऑडियंस कैसे आएगी? वो जिसको जानती होगी पहले से उनको देखकर आएगी। तो इस चक्कर में वो सिंगर्स को एक्टर बनाते हैं। मैंने तो बहुत सारे लड़कों को लॉन्च किया अपनी फिल्मों के ज़रिए। ओके, यस, बहुत सारे लड़कों को। तो ऑडियंस उन्हीं को देखने जाती जिसका कोई गाना हिट है। हाँ, अगर फिल्म अच्छी है तो फिर फिल्म चल जाएगी। तो बस यही एक रीज़न है, और यही रीज़न मुझे लगता है आज जो टॉक्सिक हो रखा है ना, यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है एक्चुअली। क्योंकि वो गाने कंपेयर करते हैं एक दूसरे के। हाँ, 3 मिनट के गाने कंपेयर करते हैं यूट्यूब पे, किसका कौन और सा गानों million की लिरिक्स के लिए भी भोजपुरी सिनेमा को इंटायरली ट्रोल किया जाता है, गानों के Yes, लिरिक्स। अभी जैसे जो उनकी ऑडियंस है या जो मीडिया है, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को लगेगा कि ये जो गाने आते हैं उन्हीं का हिस्सा रानी चैटर्जी भी है, बट नहीं है। हाँ। मैं फिल्में करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, मेरी फिल्में बहुत बड़ी बड़ी हिट होती है। तो ऐसे ही कई एक्टर हैं जो फिल्म्स करते हैं। एल्बम इंडस्ट्री अलग है। अब जैसे हमारे 2 सिंगर्स हैं, वो फिल्में भी करते हैं, तो उन सबको लगता है कि यही हीरो हैं और यही सिंगर है, बट एक्टर भी बहुत सारे हैं जिनकी फिल्में चल रही हैं। बट अच्छी फिल्मों का और अच्छे एक्टरों के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि कंट्रोवर्सी देखने से लोगों को फुर्सत मिले तो कहीं और ध्यान देना। वैसे आप सेलेक्टिव होते हो, जैसे आप कोई मूवी साइन कर रहे हो तो आप देखते हो कि उसमें सॉन्ग कैसा है, सॉन्ग्स के लिरिक्स क्या हैं, आप यस choosy हो? बिल्कुल। पहले क्या होता था ना कि जब मैं नई नई थी तो ऐसे बहुत ही ठेठ बोलते ना, एकदम देसी लाइंस होती थी जो हमें सुनने में नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब मैं आज सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डबल मीनिंग साउंड कर रहा है। हाँ। लेकिन जब मुझे समझ आई, तो जैसे मेरी फिल्में मैंने 2008 से ना फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों पे मेरा करियर बेस्ड हो गया था। फिर मैं हीरोज़ के साथ मैंने फिल्में ही नहीं करी हैं। अच्छा। यस, मैं बहुत कम फिल्में सुपरस्टार्स के साथ की हुई हैं, बाकी जितनी फिल्में मेरी हैं वो मेरी सोलो रही हैं। हाँ, लेडी एक्शन सिंगम और फिल्में ये रही सब। हैं। तो क्या होता था, जब मेरी फीमेल ओरिएंटेड फिल्में होती थी तो उसमें आइटम सॉन्ग्स होते थे, तो मैं आइटम सॉन्ग के शूट पे नहीं होती थी, तो मुझे नहीं पता कि कैसे शूट किया, क्या गाना था। तो मैंने जब अपनी 1-2-3 फिल्में देखी, मैंने बोला यार फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है मेरी, और ये गाना कैसे हो सकता है, क्योंकि ये गाना रखवाया जाता था जस्ट बिकॉज ऑडियंस को वो चीज़ पसंद कि है। ऑडियंस को मसाला भी चाहिए, ये वो। तो मैंने एक स्टैंड लिया। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि किसी और हीरोइन ने लिया होगा या किसी और हीरो ने लिया होगा। मैंने स्टैंड लिया कि मैंने आइटम नंबर्स ही कटवा दिए मेरे स्क्रिप्ट से। अच्छा। ना रहेगी बास, ना बजेगी बांसुरी। अच्छा। क्योंकि मैं तो शूटिंग पे होती नहीं हूँ, वो लोग शूट कभी और करते हैं जब मैं नहीं होती हूँ। मैं सीधा जाके जब देखती हूँ तो ये क्या है। अभी आप फिल्म्स प्रोड्यूस भी करते हो? नहीं नहीं।
नहीं लगाते अपना पैसा? अभी तक तो तब नहीं। आपकी इतनी सुनी जाती थी कि आपके कहने पे अभी भी कार्ड हाँ, जी। बिल्कुल 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 सुनी जाती है, अभी भी सुनी जाती है, क्योंकि मेरी फिल्म मेरे ऊपर ही बेस्ड होती है। अभी मेरी बहुत सारी एक्शन फिल्में आई हैं, दुर्गा, दामिनी, ऐसी जिसमें सेंट्रल कैरेक्टर मैं ही हूँ, मेरे ऊपर ही फिल्म सोलो लीड आप। सोलो। बट ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बिना किसी हीरो के भी मूवी चला पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ऑडियंस मैंने एक ही चीज़ हमेशा सीखी है कि जब आप कोई काम शिद्दत से और ईमानदारी से करते हो ना, तो ऑडियंस, दर्शक उसे ज़रूर पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मुझे फिल्मों से काफ़ी हटाया जाता था और मैं बहुत टीन एज भी थी ये सब झेलने के लिए, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि यार हटाओ हीरो, जो अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा मैं करूँगी, और मैं बिना सोचे समझे करती। अब वो फिल्में चल गई, मुझे अवार्ड्स मिले, और जब उसके बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया। मेरे साथ तो एक घटना हुई थी, मैं शेयर करना चाहूँगी। एक शो था, वो पहला शो था मुंबई में जो हम भोजपुरी स्टार्स का था, जो कॉन्फिडेंस की बात कह रही हूँ। मतलब तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं स्टार हूँ। एक होता है ना कि आपकी फिल्म चल गई, आप काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि अरे यार, मतलब मुझे ज़रूरत है, इन लोगों को तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वाला मेरा मोड चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं स्टार हूँ। तो एक शो था जिसमें अगेन मनोज तिवारी जी रवि किशन, आपका रिश्ता उनसे कुछ गहरा ही रहा है। बहुत गहरा है। कृष्णा अभिषेक थे उसमें, उस शो में। तो ये हुआ कि मुझे ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि रानी जी 2 परफॉर्मेंस सोलो कर लीजिएगा और एक मनोज जी के साथ, क्योंकि लोग आपकी जोड़ी को देखना चाहेंगे स्टेज पे। तो मैंने कहा ठीक है, ये विधाता के पहले की बात है, विधाता में जो हुआ था उसके पहले की बात है। तो फिर न्यूज़ आई कि अरे मनोज जी ने मना कर दिया है कि वो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने मनोज जी को कॉल पे कॉल किए। मनोज जी ने उठाया, क्या हो गया रानी? मैंने कहा अरे मनोज जी वो परफॉर्मेंस करनी थी, आप मना कर रहे हो? तो बोलते हैं कि अरे वो ऑर्गेनाइज़र ने बोला है कि नगमा जी के साथ करना है। मैंने कहा मनोज जी प्लीज़ एक परफॉर्मेंस कर लीजिए ना, अब मैं स्टेज पे चढ़ूँगी, लोग मेरे को देख के ताली भी नहीं बजाएंगे, बड़ी बेइज्जती हो जाए। मैं ऐसे बात कर रही हूँ, ये 2008 की या 7 की बात है। बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मनोज जी, मतलब मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। अरे तो मत करो शो, अब जो बोल रहा है ऑर्गेनाइज़र रानी हम वहीं सुनेंगे ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं बहुत रोई। मैंने बोला मैंने शो नहीं करूँगी यार। अब रवि किशन के साथ मैंने कोई फिल्म ही नहीं की थी, फिर भी मैंने रवि जी को बोला कि रवि जी एक परफॉर्मेंस कर लेंगे मेरे साथ? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे, हो जाएगा रानी, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो मैं थोड़ी खुश हुई। सडनली मुझे कोरियोग्राफर का फ़ोन आता है शो के 3 दिन पहले कि यार तुम सीरियस नहीं हो रानी, तुमने अपनी सीडीज़ नहीं भेजी ये वो। मैंने कहा वो मैं रवि जी के साथ करने वाली हूँ एक परफॉर्मेंस। तो क्या रवि जी के साथ? वो तो नगमा जी के साथ रिहर्सल करके चले भी गए। अब मैं रोते बैठी हूँ कि अरे यार ये रवि जी ने ऐसे क्यों बोला। अब फिर मेरी मॉम ने मुझे बहुत बूस्ट किया। मेरी मॉम ने कहा कि तुमको रोना क्यों है, 3 दिन बाद शो है, तुम डांस जानती हो, अच्छे गाने सिलेक्ट करो जो तुम्हारे हिट गाने हैं या और भी गाने हैं, ले लो और परफॉर्म करो ना। तुम पहले से बैठ गई रोते हुए, तुमको कोई पहचानेगा नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं। तो मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर मैंने जैसे तैसे गाने भिजवाए कोरियोग्राफर के पास, एक ही दिन रिहर्सल की। एंड तब तक भी मेरे को ये था कि यार नगमा जी हैं, यार नगमा जी हैं, कृष्णा अभिषेक है यार, कश्मीरा शाह थी उस शो में, मैं यार सब पॉपुलर हैं यार, मुझे कौन देखेगा, मेरे को मतलब मैं इतनी टेंशन में थी। बट और मेरी सेकेंड एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री नगमा जी और रवि जी की थी, ये भिवंडी की बात है। सेकेंड एंट्री मेरी थी और मतलब उन लोगों ने ओपनिंग किया था, शो को ओपन किया था और उसके बाद मेरी एंट्री थी। बट मैं बताऊं वो दिन मैं खुशी के आंसू लेके मैं उतरी हूँ स्टेज से। मैंने जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ है ना, ऑडियंस ने जो तालियां बजाई हैं और जब तक मेरा परफॉर्मेंस चलता रहा वो लोग नाचते रहे। इनफैक्ट शो जब परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, दे सेड वंस मोर एंड आई एम क्राइंग। मैं रोते रोते, मेरी मॉम भी रोते रहा, मैं वैनिटी में पहुंची और मैं कि ये क्या हो गया। देन जो होस्ट था शो का वो मेरी वैनिटी में आया कि रानी जी ऑडियंस सुनी ही नहीं रही है मेरी, आप प्लीज़ आके एक बार बोलिए कि आप वापस आएंगी मंच पे। एंड मैं गई और मैंने वो रोते रोते ही बोला कि थैंक यू सो मच। उस दिन जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, उस दिन से मैंने तय किया कि अब स्टेज तो मैं किसी हीरो के साथ शेयर नहीं करूँगी।
वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक किसी हीरो के साथ परफॉर्मेंस नहीं दी स्टेज पे, जबकि बाद में बहुत बोला गया है कि दे दो दे दो। मैंने कहा नहीं, जब मैं फिल्मों में ही नहीं रहती तुम लोग के साथ तो मैं स्टेज पे क्यों रहूँगी। आपने अपनी एक अलग इंडस्ट्री में भी अलग ही इंडस्ट्री लीग अपनी अलग कर तो ली। एक फाइट रही है और क्या है कि कोई सपोर्ट नहीं, एक बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से मैं आई थी, अपने दम पे किया जो भी किया। कोई इंडस्ट्री में फ्रेंड है आपके जो आपके अभी नहीं है। को एक्टर फीमेल्स भी नहीं? नहीं, देखो क्या होता है ना, हम जैसे हम किसी के साथ काम करते हैं तो हम उनको फ्रेंड बोलने लगते हैं, बट मैंने ये बहुत टाइम के बाद समझा कि दोस्त जो शब्द है ना, ये बहुत महंगा शब्द है, ये हर किसी को नहीं दिया जा सकता। तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे कलीग्स हैं। दोस्त तो वो होता है ना जो आपके साथ हो, आपको आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। तो लोग तो यहाँ सिर्फ अच्छे वक्त में आते हैं, तो वो दोस्त कैसे हुए? बट काम करते करते वो इमोशन और वो बॉन्ड, वो रिलेशनशिप तो मेंटेन हो, मतलब वो डेवलप हो जाता है with नहीं, time? मैं कभी नहीं। बहुत कम एज में मैं ये समझ चुकी थी कि सेट मेरा वर्किंग प्लेस है, यहाँ इमोशंस सब कुछ बाहर छोड़ के मैं सेट पे तो पहुँचती आप हूँ। इतना लेवरेज किसी को नहीं देते थे कि भाई वो बॉन्ड बना पाए? नो 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 नो, किसी को नहीं। दोस्ती रही है मेरी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती रही है, एक्ट्रेसेस से रही हैं, एक्टरों से रही है, और मैं ऐसी दोस्त रही ना कि वो लोग मुझे रात के 2 बजे भी फ़ोन करें तो मैं ये नहीं पूछती कि क्या हो गया भाई इतनी रात को क्यों, मैं फ़ोन उठा लेती। बट फ्रेंडशिप में ना मैंने बहुत चिटिंग्स झेली हैं, क्योंकि क्या हुआ, फीमेल एक्ट्रेसेस से भी? हाँ, फीमेल्स और मेल, कुछ बता सकते फीमेल हो ज़्यादा आप? हैं एक्चुअली। मेरे साथ प्रॉब्लम ये रही सबकी कि मैं, अभी जैसे हम 4 एक्ट्रेसेस बैठी हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, और वहाँ बात हो रही है कि यार फिल्मों में अरे यार वो हीरो उसी को कास्ट कर रहा है यार, हमारा तो नंबर ही नहीं लगता। अब लेकिन वहाँ एक ऐसी भी हीरोइन बैठी है जो कि मैं, जो इस भरोसे कभी काम ही नहीं किया हो, तो मेरा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अपोजिट कि क्या तुम लोग वो हीरो 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 अपने दम पे करो ना, अच्छा काम करो, 4 प्रोड्यूसर खुद ही साइन करेंगे। तो ये जो एक कॉन्ट्रास्ट कॉन्वर्सेशन हमेशा रही, तो जब मैं हटती तो बोलते हैं आपने आपको क्या ये ज़्यादा समझती है, ये वो ऐसा वैसा, तो मैं हमेशा अलग रही और वो लोगों का ग्रुप रहा। तो ये जब मुझे बाद में मालूम पड़ा तो मुझे समझ में आया कि जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, ये कंफर्म था मेरे साथ कि अगर मुझे बहुत कुछ बुरा करके फिल्में करनी पड़ती, मैं इंडस्ट्री को बाय कर देती, मैं बाय कर देती। इसमें कभी ऐसा महसूस नहीं किया अकेलापन की बात करने को लोग नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कभी? मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मॉम लाइक माय फ्रेंड, मेरा भाई, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हम लोग कुछ 10-11 लोग साथ में रहते हैं, तो कहाँ अकेलापन आपको फील होगा एक बात बताइए। फिर तो नहीं होने वाला। सिंस आप 25-25 दिन घर से दूर हो, बैक टू बैक काम कर रहे हो, तो कोई तो चाहिए ना कि भाई, मतलब साथ में फैमिली से कोई होता था सेट पे? मेरी मॉम अभी तक मेरे साथ शूटिंग पे जाती हैं। ओके। ये 90s 80s का एक क्या कहते हैं चलन था कि सेट पे जो भी लड़की जा रही है उसकी माँ उसके साथ जा रही है। अभी तो आज आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी पेरेंट्स नज़र नहीं आते हैं कोई भी, बट ये उस टाइम पे था। आपने अगर पुरानी हीरोइंस को सुना होगा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी जी, माधुरी दीक्षित, तो सबकी मम्मियाँ सेट पे जाती थी। मेरी मम्मी अभी तक मेरे साथ सेट पे आती है। अच्छा रानी, कभी आपके साथ ये हुआ है कि सेट पे हो आप, शूट वूट चल रहा है, को एक्टर ने या किसी ने कभी कुछ बदतमीजी या बैड टच किसी ने कभी कर दिया हो ऐसा कुछ? किसी की हिम्मत नहीं हुई experience नहीं कभी। किया? आपको लगता है मुझसे बातचीत करके कोई लग तो मुश्किल ही रहा है, ऐसा नहीं, पॉसिबल कभी तो नहीं, नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं एक अच्छी बात भी ये बताना चाहूँगी मेरी इंडस्ट्री की, जो हमारा सेट होता है ना, वेरी फैमिलियर सेट, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉर्थ से हैं, और नॉर्थ आपने जानते होंगे बहुत कल्चरस, वहाँ का कल्चर ही बहुत डिफरेंट है। बड़ों की इज्जत करना, बच्चे आते हैं तो पैर छूते हैं नॉर्थ में, तो सारे के सारे वहीं से हैं। तो एक बहुत ही फैमिलियर सेट होता है। और जहाँ मैं होती हूँ ना, वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने आप को ऐसे सेफ फील करती हैं कि अब रानी जी हैं यहाँ, तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। ये कुछ भी कंप्लेन है इनको बोल कुछ दो, भी ये संभाल कंप्लेन लेंगे। ऐसा हुआ भी है। अच्छा। हाँ, कई बार मतलब जो हुआ जूनियर है। आर्टिस्ट हैं और जो आपके को एक्टर्स हैं उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट हैं या सहेली के रोल के 3 दिन के लिए आई हैं, 4 दिन के लिए आई हैं, तो उनको आई डोंट नो, मैंने ये कभी नहीं बनाया, लेकिन शायद मेरी एक इमेज ऐसी है कि रानी जी को हम बोलेंगे तो रानी जी सॉल्व कर देंगी। तो ऐसी कुछ आया है कि रानी जी वो मुझे ऐसे परेशान कर रहा है, तो मैं सीधा सामने बोला कि मेरे सेट पे ये सब चलेगा नहीं। अच्छा। यस, मेरे सेट पे ये सब चलेगा नहीं।
तो ये मेरा एक एटीट्यूड हमेशा रहा है। तो ये डायरेक्टर को या किसी को प्रोड्यूसर को आना कहानी नहीं होती थी इसमें कि जैसे आप क्रू को ऐसा बोल रहे हो? नहीं। मतलब ऑब्वियसली आप बोल तो सही वो चीज रहे आइटम हो। सॉन्ग कटवा रही है डायरेक्टर को, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सेट पे तो क्या ही। अच्छा, मुझे ये जानना है कि जैसे भोजपुरी सिनेमा आपने एक तरीके से रीस्टार्ट करा उस टाइम पे, और हम ऐसा सुनते हैं कि जैसे आपकी लोकेशंस आपने बताया बहुत रिमोट एरियाज में होती है, तो वहाँ वैनिटीज़ और ये सब अवेलेबल होता था या फीमेल? अभी होने लगा है। मेल्स के लिए तो ईजी है चेंजिंग और ये सब रेस्ट करने के लिए, फीमेल्स के लिए कैसा था? पहले बहुत मुश्किल होती थी। मुझे याद है पहली वैनिटी वैन यूपी में मंगवाने वाली भी मैं ही थी, तो 2009 में। तो 5 साल आपने बिना वैनिटी के? 5 साल हमने मुझे लगता है कि हाँ 5 साल विदाउट वैनिटी। जब मुंबई में हम शूट करते तो वैनिटी वैन्स मिलती थी, लेकिन जब यूपी बिहार जाते या कहीं और जाते जहाँ है ही नहीं, मुंबई से आने में उसको 12 दिन लग जाएंगे, तो वहाँ हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता। मैं एक फ़िल्म कर रही थी 7 सहेलियाँ, उसमें 7 हीरोइंस थी। उस टाइम की सारी पॉपुलर एक्ट्रेस एक ही फिल्म में थी, और ऐसा कई लोगों ने कहा था कि ये फिल्म तो नहीं बनने वाली है भाई, जहाँ पे 7 हीरोइन है वो फिल्म में कैसे बनेगी। लेकिन वो फिल्म बन गई। उस फिल्म में ऐसा होता था कि ऐसी जगह पे शूट होता था ना जहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल है, कुछ है ही नहीं, सिटी भी नहीं है, होटल भी नहीं है। तो हम सब गाड़ियाँ लेके सवेरे 6 बजे निकलते। तो हमें चेंजेस जब करना होता था तो मैं, रिंकू घोष, मोनालिसा, पाखी हेगड़े, हम सब ऐसे जंगल में जाते अपनी हेयर ड्रेसर्स के साथ, और हम सब एक दूसरे को हेल्प करते। हम तंबू बनाते और फिर वहाँ पे हम चेंज करते। तो एक चेंज करती तो एक निगरानी रखती, कोई आ तो नहीं रहा, कोई देख, मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही है। तो ऐसा भी निकाला है हमने टाइम। अच्छा मैम, जैसे रवि किशन जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मतलब अपनी स्पेस बना ली है बॉलीवुड में, काफ़ी बड़े लोगों के साथ काम भी करा है बॉलीवुड इंडस्ट्री के। और जो जैसे मनोज तिवारी जी के बारे में भी कह सकते हैं, वो भी दिखे हैं बॉलीवुड के हाँ, एक्टर्स बिल्कुल गाते हैं ना अभी, उनका हिंद का सितारा। तो जो एक्ट्रेसेस हैं, जो मतलब फीमेल एक्टर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो कम नज़र में आती हैं बॉलीवुड में, तो ऐसा रीज़न क्यों है? अभी जैसे कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं वो सब ऑलरेडी हिंदी करके आई हैं भोजपुरी में। ओके। मोनालिसा हैं या आम्रपाली दुबे हैं या पाखी हेगड़े ले लीजिए, रिंकू घोष ले लीजिए, ये सब ऑलरेडी हिंदी ही करती थी पहले। डेली सोप्स करते थे, डेली सोप्स, फिल्में, सॉन्ग्स सब किया है, उसके बाद आए हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ आए, फेम मिला, तो जहाँ फेम मिलता है वहाँ इंसान टिक जाता है। अब यहाँ पे जैसे रवि किशन होगा, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपने करियर के 18 साल मैंने सिर्फ भोजपुरी की है। मैंने 2019 में एंट्री ली खतरों के खिलाड़ी में। तो कह सकते हैं कि भोजपुरी की इकलौती जो प्योर भोजपुरी हीरोइन है, उसने 2019 में हिंदी में एंट्री ली, बाकी सब तो वहीं से आई हैं यहाँ पे। आपने वैसे बॉलीवुड मूवीज़ के लिए करा है कि यार वहाँ पे ऑडिशंस देना, या फिर आपको ऑफर मिला हो? नहीं, ऑडिशंस की तो बात ही नहीं होती है कहीं पर भी। वही रोल्स ऑफ़र होते हैं जो मेरे लिए होते हैं। मैंने टीवी के बहुत सारे शोज़ मुझे ऑफ़र हुए हैं, वेब सीरीज़ ऑफ़र हुई हैं, बट फाइनली मैंने टीवी को चुना कि क्योंकि एक टाइम आता है जब बहुत आउटडोर के बाद टीवी ऐसी इंडस्ट्री है जो सिर्फ मुंबई में है और मुंबई में शूट होती है। तो मैंने 2 शो किए, इसके अलावा मैंने बहुत सारी रियलिटी शोज़ करे हुए हैं टीवी के। तो अच्छा, हमने बॉलीवुड के बारे में काफ़ी सुना है कि बॉलीवुड की पार्टीज़ ऐसी होती हैं, या मतलब जो भी होता है कैसे करते हैं, हमने सुना है थोड़ा बहुत। तो बट भोजपुरी में कैसे करते हैं एक्टर्स आपस में, मतलब वो कैसा व्यवहार रहता है, करते हैं, होती है या नहीं होती? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले होता था, पहले अक्सर रवि जी अपने घर पे पार्टी रखते थे और हम सब हीरोइनें जाती थी वहाँ पे, एक्टर भी आते थे। बट अभी तो इतना ग्रुप हो गया है ना कि इस फलाने स्टार का आदमी अगर इस पार्टी में आया तो वो भी बहुत भयंकर तमाशा हो जाएगा। हाँ, मतलब उधर काम कर रहे हो तो इधर की पार्टी में नहीं आ सकते, इधर काम कर रहे हो तो उधर की पार्टी में नहीं जा सकते। इसी चक्कर में कई हीरोइंस भी ट्रोल हो जाती हैं। अगर एक हीरोइन ने किसी के साथ कोई गाना किया है और वो फलाने के किसी फंक्शन में दिख भी गई ना, तो ऐसे ट्रोल करेंगे जैसे कि वो हीरो की जागीर है वो हीरोइन। अच्छा, हाँ, तो ये ऑडियंस ही करती है ट्रोल? ऑडियंस करती है, या मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग बिठा रखा है इन लोगों ने। अच्छा, पेड नेगेटिव पीआर करवाना। अच्छा, क्योंकि ऑडियंस को क्या लेना देना है इस चीज़ों से। आप एक बात बताओ, अभी अगर मैंने यहाँ पर नाम ले लिया ना, किसी भी एक का नाम अगर मैंने ले लिया,
तो ऐसे ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे आपके पेज पे जो आपको फॉलो भी नहीं करते होंगे। और वो हेट कमेंट्स और ट्रोल करेंगे। हाँ, पता नहीं अचानक से ऐसी बाढ़ आएगी ना ट्रोलिंग की कि वही नज़र आएगा, सिर्फ अच्छे कमेंट्स नज़र ही नहीं आएंगे। तो ये कैसे होता है? अब उन लोगों को लगता है कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सब पता है, सबको पता है। तो ये ग्रुप बहुत है। तो अभी पार्टीज और ग्रुप की वजह से क्या होता है ना कि ये लोग सपोर्टिंग एक्टर में भी लड़ाई करवा के रखते हैं, हीरोइनों में भी करवा के रखते हैं। जो अभी की हीरोइंस हैं, मुझे अभी की हीरोइंस कभी भी पार्टीज करते तो नज़र नहीं आई। मैं, पाखी हेगड़े, रिंकू घोष, आम्रपाली दुबे, हम सब दिखेंगे आपको एक साथ, कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आएंगे। लेकिन इन हीरोज़ के साथ काम करने वाली हीरोइंस तो मुझे अभी तक कभी भी पार्टीज करते नज़र नहीं आई। और इतने सालों में जैसे आप शूट भी, पार्टीज भी, जो भी होता था, और उधर की तरफ, बिहार की तरफ भौकाल बहुत ज़्यादा है लोगों का, डॉन्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। तो कभी ऐसा हुआ है सेट पे कोई आया हो, किसी ने बदमाशी दिखाई हो, या कुछ कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, कभी नहीं हुआ। मैं बहुत ही ईमानदारी से ये आंसर करूँगी। इतने सालों में मैंने इतनी फिल्में कर ली हैं ना वहाँ पे, कि ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है यूपी बिहार का जहाँ मैंने विज़िट नहीं किया है। इतने प्यारे लोग हैं, भोले लोग हैं, बहुत ही इनोसेंट लोग हैं। आपको घर पे जाएंगे तो वो पानी और गुड़ लाकर सबसे पहले रखेंगे, पूछेंगे भी नहीं कौन है आप, कुछ भी नहीं, सीधा उनका वेलकम ही ऐसे होता है। तो ये एक्चुअली र्यूमर्स हैं कि लोग, पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है नहीं। एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्वीट। अच्छा, पॉलिटिकल भी, जैसे कहीं हम शूटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ की प्रशासन से, वहाँ की पुलिस से, विधायक से तो लेटर्स लेना ही पड़ता है। दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर शूटिंग पे कोई सामान की कमी है, आओ हम हमारे घरे वाले ला के, दिस काइंड ऑफ पीपल। अब आई डोंट नो ये मिर्ज़ापुर इस काइंड ऑफ वेब सीरीज़ क्यों दिखाते कि वहीं पे कट्टा लेके घूमते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताओ, आज जैसे अभी रवि जी और मनोज जी की तो बहुत बात हो गई, पवन जी और खेसारी जी और निरहुआ जी, इनकी ये करंट सुपरस्टार्स हैं वहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री और में। उनकी तो राइवलरी भी चलती है, आपस में बात अभी नहीं जैसे करते। मैंने कहा ना कि अगर मैंने किसी एक का नाम लिया तो आपको दूसरे वाले तो ऐसे आके अटैक करेंगे जैसे कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। इसीलिए मैं हमेशा ना कोई भी इंटरव्यूज़ में मैं इन दोनों के बारे में बोलना ही नहीं चाहती हूँ। अच्छा, क्योंकि एक तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों जब नए नए आए थे, पवन सिंह की जो सबसे हिट फिल्म थी, जो पहली हिट फिल्म थी, वो मेरे साथ ही थी, तो हारने की कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू हो। दैट टाइम पवन जी इज़ वेरी स्वीट, वेरी काम, ऐसा लड़का जैसे एकदम गांव से अभी भी आया है, जिसको कुछ पता नहीं है। इनफैक्ट खेसारी लाल यादव, उनके साथ मेरी फिल्म थी नागिन, उनकी वो दूसरी या कोई तीसरी फिल्म होगी मे बी। जब वो आए तो वो भी एकदम सीधे, इनको कुछ पता ही नहीं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने इन लोगों को सजाया, डिज़ाइनर्स दिए, सेट पे डांस, एक्टिंग, हर चीज़ में उनको ट्रीट किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बट अभी ये लोग इतना खिलाफ बात करते हैं कि हम हैं, हम जो हैं हम हैं। ऐसा नहीं है, भोजपुरी किसी से नहीं है, भोजपुरी से आप हैं। बट अभी इन लोगों का जो एटीट्यूड है, इस वजह से मैं इन लोगों के बारे में ना बात करना ही नहीं चाहती हूँ, इन दो के बारे में स्पेशली, क्योंकि ऑडियंस को ये वही बताते हैं जैसे कि होता ना कि वुमेन कार्ड, हमेशा वुमेन को बोला जाता है वुमेन कार्ड प्ले करती हैं, ये मेन कार्ड्स प्ले करते हैं कि इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इनके साथ तो इतना अत्याचार हुआ है, उसके बावजूद ये लोग इस स्टेज पे पहुँचे हैं। इस तरह का रोना रोते हैं पब्लिक के सामने। पर ये राइवलरी सच है या फैन मेड है? मुझे फेक लगती है। अच्छा, मुझे फेक लगती है। स्टार्टिंग में हम सब एक्टर भी बहुत सीरियस लिया था हमने कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं यार, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरी तो बात भी होती है पवन जी से, खेसारी जी से, तो नहीं उसने ऐसे बोला, उसने तो ये हम लोग ने सबने उनको समझाने की कोशिश की। इंडस्ट्री वालों ने हमेशा चाहा है कि आप लोग के पास खुद के नंबर्स हैं ना, घर भी पता है, आपको मामला सॉल्व करना है, आप कॉल कर लो, मिल लो, सही बात है। लेकिन नहीं, एक तो ये जो लाइव वाला जो मोमेंट आ गया है ना, बटन दबा और लाइव जाओ, फिर वहाँ पे डेरोगेटरी कमेंट्स का। आप बताइए कब लाइव होने से और सोशल मीडिया पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने से किसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? हुई है? किसी की नहीं। तो ये चाहते ही नहीं है सॉल्व करना,
ये तो आजकल यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं और धमकियाँ दे रहे ये हैं। क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि ऑडियंस यही देखने के लिए आएगी आपके एक पेज। मसाला है, एक एंटरटेनमेंट है ऑडियंस हाँ, के लिए लोगों थोड़ा। को झगड़े बहुत पसंद आते हैं, तो लोग झगड़ा देखना चाहते हैं। तो ये दोनों का जब एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हम सबको बाद में समझ में आ गया कि ये दोनों जानते हैं कि ये दोनों नहीं लड़ेंगे, तब तक इनके गाने देखने के लिए कोई जाएगा नहीं। जब लड़ते हैं ना, उसी वक्त जब कोई गाना आता है वो बड़ा मिलियन पे जाता है। मतलब जान मुझे कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है उस Create hype के लिए, करते उस हैं। बuzz के लिए। ऑफ कोर्स उनको कुछ नहीं करना है, उनको एक शब्द बोल देना है, फिर उन्होंने जो पेड रखा हुआ है ना भाड़े के, उनके जो टट्टू हैं वो लोग अपना सारा काम कर देते हैं। अब इस बात पे भी लोग मुझे बोलेंगे आके, इस बात पे भी बहुत कुछ लिखेंगे आके। मुझे भी लग रहा पता है कि आपके मन में बहुत भरा हुआ है। क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट है जहाँ मैं इतना खुलकर बात कर रही ऐसा हूँ। ना हो कि और- हम आपको पॉडकास्ट भेज रहे हैं, पोस्ट करने से पहले आप कह रहे हैं इसे काट दीजिए, ये वाली बात मत डालो। नहीं, मैं वही बोलती हूँ जो चाहती हूँ कि लोगों तक पहुँचे। और मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है, जो बहुत इनोसेंट है, जो जानती है, जो जानती भी नहीं है कि ये सब झूठ बोलते हैं लोग, वो रोना रोते हैं आके, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब मेरी कोई फिल्म आ रही है, ठीक है, और मैं उसके एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा कर दूं कि हर कोई मुझे गूगल पे सर्च करे जाके, तो ये एक प्लान्ड होता है। आप ऐसा काम करो कि लोग मजबूर हो जाएं आपका काम देखने के लिए। दैट्स वाई। और इसका ना बहुत बुरा असर पड़ रहा है हमारी इंडस्ट्री पे, बहुत बुरा। अभी कोई नई लड़की को कास्ट करना हो तो बोलते हैं भोजपुरी नहीं 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 नहीं, ऐसे होता है वहाँ पे। ये लोग इस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। कोई हीरोइन इनके साथ आती है बेचारी गाना करने के लिए बड़ी एक्साइटमेंट में कि यार सुपरस्टार है यार भोजपुरी का। वो गाना करने के बाद वो लड़की भी अचानक से कंट्रोवर्सी की शिकार हो जाती है, क्योंकि अगर वो लड़की उसके साथ गाना करने के बाद किसी और के साथ गाना करती है ना, तो उसको इतनी गालियाँ लिखते हैं जाके। ये कौन सी इंडस्ट्री में होता है? सही बात है। शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण काम करती है, दीपिका ने अगर आमिर खान के साथ काम किया तो क्या शाहरुख की आर्मी क्या जाके उसको गालियाँ देगी वहाँ पे? बट ये हमारी इंडस्ट्री में होता है। तो दैट्स वाई मैं आज ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता चले, और अगर लोग मुझे उनके लोग आके मुझे ट्रोल भी करते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बताओ आपके क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? और अभी तो मैं अभी तो मेरी फिल्में शुरू होने वाली हैं। अभी मैं एक फिल्म कंप्लीट करके आई हूँ। क्या नाम है उसका? सास बहू चली स्वर्गलोक। अच्छा, सास बहू चली स्वर्गलोक। इसमें भी कोई लीड एक्टर नहीं है? नहीं, ओके। इसमें सिर्फ सास और बहू नजर आए, अच्छा। दोनों लड़ती हुई। लड़ती हुई। जो धरती पे जो मामला नहीं सुलझा वो ऊपर जाके सुलझाने की कोशिश करेंगी। तो अभी फिल्म रिलीज, ऊपर भी मुश्किल ही लग रहा है सुलझना। वो तो अभी जब फिल्म आएगी तो पता चलेगा। अभी आगे मेरी अभी जब मैंने जस्ट शो ख़त्म किया है, 9 महीने लगातार शूटिंग की मैंने, तो मैं अभी 1 महीने के ब्रेक पे हूँ। सो अभी 1 महीने के बाद मैं थोड़ा वर्कआउट पे ध्यान दे रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊँ। सो ये करने के बाद अभी अपनी फिल्मों पर वापस लौटूँगी। ऑसम मैम, मज़ा आ गया आपसे बात करके, एंड बहुत ही खुल के, बहुत ही ब्लंटली आपने सारे आंसर्स दिए। एक्चुअली ये सारे सवाल मुझसे पहले कभी पूछे नहीं गए, और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़। अच्छा, मुझे लगा आप कहोगे ये सवाल तो पूछे जाते हैं, इसमें कुछ नॉर्मल। नहीं, मुझसे इस तरह से नहीं पूछे गए। क्या होता है ना, जैसे आप भोजपुरी इंडस्ट्री से आप रिलेट नहीं हो, तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझसे कोई भी सवाल जो आप लोग देख रहे हो, एक्चुअली अगर आपने कंट्रोवर्सी या कुछ पूछा है तो ये आपने देखा होगा तभी आपने पूछा है, राइट? तो आप लोगों ने बेफिक्र होकर पूछा हम तो ना मुझे। बॉलीवुड वालों से ही पूछते हैं, वो नहीं खुलते इतना। आप तो फिर भी बहुत ऑनेस्ट। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि क्योंकि हमारी फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, मैं आप लोगों को भेजूंगी मेरी फिल्म का हाँ लिंक। मैम ज़रूर, आप कुछ नाम बताओ ताकि हम लोग देखें। अभी मेरी 2 फिल्में इस साल रिलीज़ हुई हैं। एक का नाम है बड़की बहू छोटकी बहू, वेरी गुड फैमिली ड्रामा, और दूसरी फिल्म है दीदी नंबर 1। मैम ये तो आपकी मूवीज़ होगी, कोई और किसी और एक्टर की मूवी बताओ जो आपको रेकमेंड आप करना ही चाहते हो ऑडियंस को। भोजपुरी को रिप्रेजेंट करती हो। किसी और की मूवीज़। मुझे बहुत पसंद है एक फ़िल्म जो मैं हमेशा देखती हूँ, निरहुआ जी की फ़िल्म है। एक तो राजा बाबू। आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। राजा बाबू मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म। कॉमेडी, इमोशंस। भोजपुरी फिल्में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं कल्चर से।
वो एल्बम्स बट गानों में क्या हो जाता, मूवी के गानों में भी हो ही जाता है मैम थोड़ा थोड़ा। अभी के गानों अभी तो गाने भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अभी का अच्छे गाने आने का रीज़न ये है कि आफ्टर लॉकडाउन थिएटर्स थोड़े से हमारे कम हो गए क्योंकि बहुत नुकसान हुआ। तो अभी जो हमारी फिल्में आती हैं वो चैनल के हाथ में होती हैं, और चैनल पे आप ना आइटम सॉन्ग दिखा सकते हैं ना आप कोई ऐसा गाना दिखा सकते हैं। पर मैम वैसे आ तो रहे हैं, देखो स्टेप्स थोड़े ऐसे तो होते हैं जो जिन्हें मेरे देख के नहीं लगता है होते, ये तो मैं तो इस बारे अजीब में है नहीं थोड़ा। बोलूँगी। वो बाकी एक्टरों का लुकआउट है, एक्टर मना कर सकते हैं। मुझे एक बात पता है कि हमारी इंडस्ट्री का कोई भी टेक्नीशियन ज़बरदस्ती किसी एक्टर से कुछ नहीं करवा सकता। यस तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं बिल्कुल मना करती हूँ। बट व्हाट इज योर टेक, इट इज ओके कि अगर ऐसा हो रहा है तो? पर आप एक चीज़ देखो, ऑडियंस भी उस चीज़ को एंजॉय कर रही है, मतलब ऑडियंस कर रही है एंजॉय, इसलिए वो बन रहे हैं। देखिए ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। आज तो अगर आप लोग यूट्यूबर्स पे भी मुकबैंस देखोगे, वो क्या खाना खाते रहते हैं बैठ के, उसके भी व्यूज़ रहते हैं। तो आप जो दिखाना चाहोगे वही लोग देखेंगे ना, अगर आपको एंटरटेन मिल रहा है उससे। तो अब रोमांटिक गाना दिखा दो या फिर सरकारी लोग खट्टे टाइप दिखा लो, तो उनको जहाँ एंटरटेन मिलेंगे वो रुकेंगे। तो बात ये है कि एक तो अश्लीलता की जो बात हमेशा होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोपा जाता है हम लोगों के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये थोपा जाता है हम लोगों के ऊपर, कोई अश्लीलता नहीं है। मैं फ़िल्मों की बात करूँ तो अभी एल्बम्स में भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छे एल्बम्स बन रहे हैं। ऐसे भी बहुत ऐसे अजीब अजीब एल्बम्स हैं जो मैं खुद नहीं सुनती हूँ। मैं भोजपुरी में किसी सिंगर को सुनती हूँ तो नीलकमल के गाने सुनती हूँ। आई लव नीलकमल सॉन्ग्स, बहुत अच्छे होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। बाकी तो मैं मैम आप अपनी मूवीज OTT पे भी रिलीज करने का प्लान कर रहे हो? या वो होती हैं OTT पे। कौन से एक तो ZEE5 पे हैं। ओके। ZEE5 पे भोजपुरी की बहुत सारी फिल्में हैं, और अभी खुद की अपनी OTTs भी आज चौपाल आ गया है, एंड बिफोर यू है, जी गंगा है, जी है काफ़ी हैं, 4-5 है। तो वही जनता से कहेंगे कि आप मैम ने जो नाम लिए जाकर हम भी देखेंगे, आप भी देखो बिल्कुल। और देखते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में कितना दम है एक्चुअली, क्योंकि एक तो लैंग्वेज की वजह से भी मैम हम लोग नहीं समझ पाते उतना क्लियरली, इसलिए नहीं देख बट पाते। अभी तो फिल्मों में हिंदी सॉन्ग्स भी आने लगे हैं हमारे। हिंदी बहुत ज़्यादा भोजपुरी, बहुत ही ठेठ भोजपुरी में नहीं जाते हैं हम लोग। बट आप लोग देखोगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग ना इंडियन फिल्म देख रहे हो। वैसे हम अगर रेप्यूटेशन की बात करें तो जैसे बॉलीवुड वाले एक्टर्स हो गए, कभी आप किसी से मिले हो तो भेदभाव नजर आता है थोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वली बिल्कुल नहीं। किससे आपके अच्छे टर्म्स हैं अगर बॉलीवुड में? बहुत सारे एक्टर हैं। इनफैक्ट सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस में भी मेरा बहुत आना जाना है। सो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, नदीम सर हैं वहाँ पे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ मुझे कि भोजपुरी एक्टर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें मिलती हैं हम लोगों को। फिर तो बढ़िया अच्छी बात है। या मुझे खुशी होती है कि बीइंग अ भोजपुरी एक्टर, साउथ हो या पंजाब हो या नेपाल इंडस्ट्री हो, हर जगह पे एकदम सर आंखों पर लोग रखते हैं। चलो भाई पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैम हमको तो बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। थैंक यू सो I मच hope फॉर आपको हैविंग मज़ा आया मी। हमसे बातें करके। या थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों हम यही कहेंगे, अच्छा सिनेमा देखो। मैम ने कुछ नाम्स बताए हैं, आप जाकर उन्हें मूवीज़ को देख सकते हैं। मैम की ज़िंदगी से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम पे मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैम का Yeah, इंस्टाग्राम thank स्क्रीन you. पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। एंड हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। आपको टिल दिन अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। हमें भी सब्सक्राइब कर देना भाई।